हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस प्लांट फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रति वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। पहला रेड क्रॉस दिवस 1948 में मनाया गया था। यह रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लोगों की पीड़ा को कम करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे वर्तमान में दुनिया भर में स्वतंत्रता, मानवता, निष्पक्षता, सार्वभौमिकता, एकता एवं तटस्थता के साथ लोगों की मदद करके मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है? इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह बीमारी चूहों या बंदरों जैसे संक्रमित जीवों से मनुष्यों में फैलती है। मंकी पॉक्स भी एक दुर्लभ बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स या छोटी माता की तरह ही होती है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति हाल ही में नाइजीरिया से आया है। ऐसे में आशंका है कि मरीज को मंकी पॉक्स का संक्रमण उसी देश में हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2006 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की स्थापना की थी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह प्रवासी पक्षियों के आवासों, विशेष रूप से आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करता है। अगला प्रश्न है, मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है? इसका सही आंसर है राजस्थान। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी और सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है, जबकि तापीय ऊर्जा का योगदान 43% है और परमाणु ऊर्जा शेष 2% का योगदान करती है। राजस्थान में सौर प्रमुख स्रोत है जो बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग 36% और नवीकरणीय ऊर्जा का 64% हिस्सा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक योजना शुरू की गई है? सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है। यह भारत के कैदियों के लिए शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना है। यह योजना मुख्य रूप से उन सभी सजा याफ्ता कैदियों के लिए शुरू की गई है जो 3 साल से अधिक की सजा काट रहे हैं। अधिकांश कैदी अपने परिवार के अकेले कमाने वाले हैं और उन्हें कैद में रखने के कारण उनके परिवारों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इसलिए यह ऋण ऐसे कैदियों के परिवार के सदस्यों को कैदियों के नाम पर जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है बिहार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है, जो एक शून्य तरल निर्वहन संयंत्र है। शून्य तरल निर्वहन
एक अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति है जो तरल अपशिष्ट को समाप्त कर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करती है। यह संयंत्र 15 एकड़ भूमि पर बनाया गया है, जो प्रतिदिन 150 टन मक्का और चावल का उपयोग करके प्रतिदिन 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है? इसका सही आंसर है हरियाणा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी में खुदाई के नवीनतम दौर में व्यापक लेआउट वाले घरों और एक जल निकासी व्यवस्था का पता चला है। यह 5 साल पुराना हड़प्पा स्थल है। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? सही ऑप्शन है रक्त से संबंधित। हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस 7 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और इस बीमारी से पीड़ित रोगियों को संघर्ष के बारे में जागरूक किया जा सके। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो शरीर को पर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाने नहीं देता है। अगला प्रश्न है, असम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है हेमंत बिस्वा शर्मा। भाजपा नेता पूर्वोत्तर प्रजातांत्रिक गठबंधन के संयोजक हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने असमी भाषा में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कोविड-19 के सख्त प्रोटोकॉल के बीच उनके साथ 13 और विधायकों ने शपथ ली है। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन को 75 सीटें मिली हैं। भाजपा को 60 सीटें मिली हैं। असम गण परिषद को 9 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल को 6 सीटें मिली हैं। अगला प्रश्न है, आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन कॉल सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर है गुजरात। आयुर्वेदिक व्यासपीठ की गुजरात इकाई ने राज्य में कोविड रोगियों के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत 170 आयुर्वेदिक डॉक्टर कोविड रोगियों को फोन पर निःशुल्क परामर्श देंगे। इससे कोविड मरीजों को अपने घर में रहते हुए कोविड से स्वस्थ होने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, किस अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है अनुपम खेर। अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। फिल्म ने फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार भी जीता। अनुपम खेर हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। वह किरण खेर के पति हैं। 2004 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, आयुष्मान कार्डधारी परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। इस योजना को मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना नाम दिया गया है। आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीब कोरोना मरीजों का इलाज अब निजी अस्पतालों में भी हो सकेगा। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इस योजना से मेडिसिन विशेषज्ञता वाले 268 अस्पताल ही आयुष्मान योजना के अंतर्गत संबद्ध किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में एक के बाद एक 13 विस्फोट हुए। पहला बड़ा विस्फोट अगस्त 2020 में हुआ था। माउंट सिनाबंग में हुए विस्फोट के बाद आसमान में कई किलोमीटर तक धुएं और राख का गुब्बार छा गया था। उत्तरी सुमात्रा प्रांत में स्थित माउंट सिनाबंग करीब 2460 मीटर ऊंचा है। यह 400 साल तक शांत रहने के बाद 2010 में सक्रिय हुआ था। 2013 में इसमें विस्फोट होने शुरू हुए थे। इंडोनेशिया करीब 17,000 द्वीपों से मिलकर बना है।
इसमें कुल 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगला प्रश्न है, G20 पर्यटक मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है? इसका सही आंसर है इटली। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इटली में आयोजित पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इसका उद्देश्य पर्यटन व्यवसाय, नौकरियों की रक्षा करने और नीतिगत दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए यात्रा और पर्यटन की स्थायी और लचीला रिकवरी का समर्थन करने के लिए पहल करना था। भारत 2022 में इंडोनेशिया की G20 प्रेसिडेंसी के तहत आगे की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अपना समर्थन और सहयोग जारी रखेगा। अगला प्रश्न है, 2020 में दक्षिण अफ्रीका ने सबसे ज्यादा वाहनों का आयात किस देश से किया? इसका सही आंसर है भारत। दक्षिण अफ्रीका ने 2020 में लंबे समय तक कोविड-19 संकट के बावजूद सबसे ज्यादा वाहनों का आयात भारत से किया है। यह रिपोर्ट दक्षिण अफ्रीका के वाहन बाजार के एक मंच ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्सपोर्ट काउंसिल की ताजा ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट मैनुअल ने जारी की है। दुनिया के कई वाहन निर्माताओं ने भारत को प्रवेश श्रेणी और छोटे वाहनों के विनिर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सेवा की सुविधा शुरू की है। राज्य का कोई भी इच्छुक व्यक्ति 1075 पर फोन कर आयुर्वेदिक डॉक्टरों की से सलाह ले सकेगा। इसके लिए कॉल सेंटर बनाया गया है, जहां आयुर्वेद के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम की ड्यूटी लगा दी गई है, जो कि सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लोगों को सेवाएं देगी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने किस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ग्लाइफोसेट। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवारनाशक है, जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्लाइफोसेट के को पौधों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। यह जड़ों द्वारा न्यूनतम अवशोषित होता है। 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रेणी 2A के तहत ग्लाइफोसेट को वर्गीकृत किया, जो कि मानव में संभवतः कैंसर कारक है। अगला प्रश्न है, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने किस वर्ष के पहले क्वार्टर में डोज 1 मिशन टू द मून लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है 2022। एलन मस्क के स्वामित्व वाला स्पेसएक्स पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड डोजी 1 मिशन टू मून लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका भुगतान पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी डोजीकॉइन में किया जाएगा। इस उपग्रह का लॉन्च फॉल्कन 9 रॉकेट पर 2022 की पहली तिमाही में करने के लिए निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? इसका सही आंसर है श्रीलंका। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम आसानी श्रीलंका ने रखा है, जो क्रोध या गुस्से के लिए इस्तेमाल होता है। यह सिंहली भाषा का शब्द है। यह 8 मई 2022 को सुबह बंगाल की खाड़ी में बना। इसका प्रभाव भारत के पूर्वी तट पर देखने को मिला है। मछली पकड़ने, पर्यटन और शिपिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? सही आंसर है बेंगलुरु। 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया था। यह इन खेलों का दूसरा संस्करण है,
इस प्रतियोगिता में कुल 20 मैच खेले गए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण में देश के 210 विश्वविद्यालयों के 3900 छात्रों ने भाग लिया है। खेलों के इस संस्करण में पहली बार मलखंबा और योगासन को पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 निम्न में से किसने जीता है? इसका सही आंसर है सिंथिया रोसेन्ज़वेग। सिंथिया रोसेन्ज़वेग ने 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो दुनिया भर के व्यक्तियों की उपलब्धियों को पहचानने के उद्देश्य से दिया जाता है, जिन्होंने दुनिया भर में भोजन की मात्रा, गुणवत्ता या उपलब्धता में सुधार करके मनुष्यों के विकास को आगे बढ़ाने में सहायता की है। इस पुरस्कार की कल्पना नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर है 50%। केंद्र सरकार ने 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के मुद्दों को हितधारकों के साथ मिलकर निपटने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील मामला है। सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संभावित दुर्घटना स्थलों पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसमें सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में आर्थिक संकट एवं विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। महिंदा राजपक्षे ने राजधानी कोलंबो में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच यह निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्वारा दूसरी बार इमरजेंसी लागू किए जाने के बाद देश में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन से साल 1948 में आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। यह संकट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से पैदा हुआ, जिसका अर्थ है कि देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक विशेष समारोह में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया। असम अपनी असाधारण सेवा के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाला 10वां राज्य बना है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार असम में 23 जिलों से सशस्त्र बल विशेष व्यक्ति अधिनियम को पहले ही हटा चुकी है। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अब तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात और त्रिपुरा को यह पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है, सरकार ने राजद्रोह कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। यह आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है 124 ए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने देशद्रोह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के प्रावधानों पर पुनर्विचार और फिर से जांच करने का फैसला किया है। सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सरकार से धारा 124 ए पर अपने रुख से अवगत कराने को कहा है। इस कानून को सन 1870 में ब्रिटिश राज में बनाया गया था। अगर कोई शख्स राजद्रोह का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना
के दूसरे चरण का शुभ आरंभ किया? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। लाडली लक्ष्मी योजना 2 बालिकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। लाडली लक्ष्मी योजना एक व्यापक योजना है जो एक लड़की को जन्म से लेकर उसकी शादी तक किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, सरकार वर्ष 2024-25 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? इसका सही आंसर है 33। सरकार वर्ष 2024-2025 तक 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्गो क्षेत्र में सुधारों के बारे में सिंधिया ने कहा कि उद्योगपतियों को 1 करोड़ मीट्रिक टन कार्गो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों से महानगरों तक छोटे कार्गो भार के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य छोटे आकार के विमानों की खरीद से हासिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर है दानिश सिद्दीकी। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड मिला है। पुरस्कार विजेताओं में भारतीय पत्रकार अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे का नाम शामिल है। फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की तालिबान और अफगान सेना के संघर्ष के दौरान मौत हो गई थी। पुलित्जर अवार्ड को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत साल 1917 में की गई थी। अगला प्रश्न है, आईबीएम के किस अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है? इसका सही आंसर है अरविंद कृष्ण। आईबीएम के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरविंद कृष्ण को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में निदेशक मंडल में चुना गया है। बैंक ने घोषणा की कि 60 वर्षीय अरविंद कृष्ण को क्लास बी निदेशक चुना गया है। कृष्ण 31 दिसंबर 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। आईआईटी कानपुर से पढ़े अरविंद कृष्ण फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, इंडिगो एयरलाइंस के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका सही आंसर है वेंकटरमणी सुमंत्रन। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन वेंकटरमणी सुमंत्रन को इंडिगो बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। सुमंत्रन एक बिजनेस लीडर, टेक्नोक्रेट और अकादमिक हैं। उन्होंने 37 साल से अधिक के कैरियर में यूएसए, यूरोप और एशिया में काम किया है। वह वर्तमान में सेलरीज टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो ऑटोमेटिक मोबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में लगी एक रणनीतिक सलाहकार फर्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।